नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते वीडियो बनाया था। उस पर मुझे बहुत से क्वेरी आए हैं। सब क्वेरी का मैं जवाब दूंगा। क्या लिमिट है, क्या आपको ट्रेडिंग अलाउ है नहीं है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इस बार आर्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप एक बार देख लेना। कोई बोल रहे हैं सर जी मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप वैसे कर सकते हो। लॉ में क्या लिखा हुआ है मैं बताने वाला हूँ आपको। वीडियो पूरा देखना। उसके बाद जो भी मर्जी है, आपको लगता है कि लॉ नहीं बनाया गया सही से और लॉ गलत है, आप उसको ब्रीच कर सकते हो, आप उसके बियॉन्ड जा सकते हो और कुछ सो नहीं कर सकते। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ होता नहीं है, लेकिन इन वर्स्ट केस कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। ये ध्यान रखना। लॉ में ब्राइब लेना अलाउ नहीं है, घूस लेना, लेकिन बहुत से लोग ब्राइब लेते हैं। उनको दिक्कत तब आती है जब वो पकड़े जाते हैं। ब्राइब लेते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, ब्राइब लेते हुए पकड़े गए तो दिक्कत है। आपको जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा, पॉइंट बॉयज पॉइंट। बाकी आपको T+2 डेज में सेल करना है, T+5 डेज में सेल करना है, आपको ऑफिस आवर्स के बाद कमोडिटी करनी है, इक्विटी करनी है, वो आपका आवर है, वो आपका मर्जी है। लॉ में क्या लिखा गया मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको जो रिस्क लेना है अपने जॉब प्यारी नहीं है। जो भी आपको रिस्क लेना है ले सकते हो, कैसे भी करना है आपको ट्रेडिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर रिस्क है। नहीं पकड़े गए वेल एंड गुड है, आप सर्वाइव कर जाओगे। पकड़े गए फिर दिक्कत है, वहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब है, फिर से बोल रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, माफी मांग लो या फिर वो माफ कर देते हैं आपको। गवर्नमेंट जॉब में सीधा सस्पेंड किया जाएगा। जो भी आपका है, जो भी आपका थ्योरी बना हुआ है, उसको जाके कोर्ट में प्रूफ करो कि वो सही है या नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सबसे पहले देख लो गवर्नमेंट रेज, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। इससे पहले मैं जीरोधा वाले आर्टिकल पे आता हूँ। सेम आपको वहां भी लिखा हुआ है, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल नंबर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब मान लो दोस्तों यूनियन टेरिटरी के या फिर हो गए सेंट्रल के या फिर हो गए स्टेट के। ऑलमोस्ट रूल सेम है। आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेना, या फिर जब आप जॉब ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने के लिए आता होगा, उसको अच्छे से पढ़ लो। वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। मेरी नज़र में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय सारे का गवर्नमेंट मतलब एक ही आ रहा है। ठीक है। 35(1) में लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक्स, शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आ गया, कमोडिटी करेंसी कुछ भी आ गया, आपको कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करना। स्पेकुलेशन मतलब होता है, स्पेकुलेशन का क्या मतलब है मैं आपको बताने वाला हूं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सब रूल शैल अप्लाई ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मतलब आप कर सकते हो किसी भी ब्रोकर के थ्रू, चाहे जीरोधा हो गया, ICICI हो गया, कोटेक हो गया। ओकेजनल मतलब आपको सिर्फ बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कर सकते हो उसमें। या फिर कोई ऑथराइज पर्सन है जिसको आपने ऑथोरिटी दी है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो गया, कोई भी हो गया, जो आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट देखता है, उसको भी आप ऑथोरिटी दे सकते हो। जो भी लाइसेंस लिया हो, बिना लाइसेंस वाले को नहीं, लाइसेंस लिया हो, who has obtained license of certificate registration under the relevant law। मान लो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो इसका लाइसेंस कौन देता है, सेबी देती है। बहुत से मुझे सवाल आए थे, सर स्पेकुलेशन मतलब होता है सिर्फ इंट्राडे, और स्टॉक में करते हैं इंट्राडे तो स्पेकुलेशन में आता है। नॉन स्पेकुलेटिव एफ एंड जो है वो नॉन स्पेकुलेटिव क्या बोलते हैं, इन नेचर है, मतलब वहां पे वो स्पेकुलेशन में के इनकम में नहीं आता है। तो ये टैक्स के कॉन्टेस्ट में है। और आप टैक्स फाइल करने जाओगे तब आप एफ एंड नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है आपका। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप एफ एंड मतलब करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो ट्रेडिंग, तो वो वर्क के कॉन्टेस्ट में जहां आप काम करते हो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो नॉन स्पेकुलेटिव काम है। ये चीज ध्यान रख लेना। एक सवाल मुझे ये आया हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको और चीज बता दूं क्या मेन है। यहाँ पे दोस्तों देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, फ्रीक्वेंटली परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब इसने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रीक्वेंटली परचेज, आप मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब 2 दिन बाद लगातार बाई सेल करते हो, 5 दिन बाद लगातार बाई सेल करते हो, ये भी स्पेकुलेशन में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं आज बाई कर लूं, 2 दिन बाद डीमेट में आने के बाद सेल करूंगा तो मेरा शॉर्ट टर्म गेन होगा। स्पेकुलेशन का मतलब गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, फ्रीक्वेंटली परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड, यहाँ पे आपको आने वाला है। दूसरा सवाल यहाँ पे जो मेनली आप पूछते हो, सर क्या मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैं अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करूं? क्या मैं फादर्स के कोई पूछते हैं सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, वाइफ के अकाउंट में ट्रेडिंग करूं? तो वहां पे वो चीज ध्यान रखना, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर
of his family or any person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties। मतलब आपके बिहाफ में आप किसी को अथॉरिटी नहीं दे सकते या फिर किसी को बोल नहीं सकते मैं पैसे दे रहा हूं आपको, आप मेरे बिहाफ में ट्रेडिंग करो। ये जो है इलीगल है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। बाकी आपको रूल कैसे तोड़ना है, कैसे शो नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। जो रूल लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो भी आपको काल्पनिक बातें सोचनी है आप सोच सकते हो। यहाँ पे सीधा बोल रखा है आप अपने पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में डाल के और उसको बोल के या फिर आप एक्टिवली मैनेज हो ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस पर जो है आप करते हो तो आपको ऑफिशियल ड्यूटी में जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका होगा, लॉस होगा, आप अपने काम पे फोकस नहीं रह पाओगे। ये चीज़ जो है ध्यान रखना। दो चीज़ मैंने बता दिया है। अब मैं आता हूँ आर्टिकल पे। आर्टिकल में क्या लिखा गया है, सिंपल टर्म में समझो, आपको ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, चाहे वो एफ&ओ हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो। आप ऑफिस आवर, कोई पूछते हैं सर जी मैं ऑफिस आवर्स के बाद कर सकता हूं, नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। ऑफिस आवर्स का अक्सर कमोडिटी खुला होता है, कर लूँ क्या, नहीं कर सकते। सर एक सवाल आता है, सर रिटायर्ड पर्सन हूँ क्या कर सकता हूँ? सर आप कुछ भी कर सकते हो, आप जॉब पे नहीं हो, आपको पेंशन मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको कुछ भी करने के लिए बोला है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर लो जाके या कुछ भी कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप रिटायर्ड हो, अपना लाइफ खुद का है आपका, आपने 60 इयर्स गवर्नमेंट को सर्व किया, उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उसके हिसाब से आपको पेंशन मिल रहा है। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो कि आपको कुछ भी करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एडवाइजर बनना है, शॉप्स खोलने हैं, बिजनेस करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आता हूँ, एक सवाल मुझे कमेंट में आया था, सर मैं 6 मंथ के बेसिक पे जितना ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट रेज लिमिट बियॉन्ड विच एम्प्लॉय नीड टू शो, यहाँ पे देख लो हर टर्म का मतलब समझते रहना। शो मतलब दिखाना, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे लिखा गया है नाउ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नीड टू सेंड एन इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब आपको अपडेट करना होगा गवर्नमेंट को, इफ टोटल ट्रांजेक्शन्स ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड जो भी बॉन्ड्स आप इन्वेस्टमेंट करते हो, स्कीम्स एंड लाइक द एक्सीड 6 मंथ बेसिक पे ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 6 महीने का बेसिक पे जो है मान लो 70,000 रुपीज़ है और आपने क्या किया 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट्स बोल रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग मतलब समझ गए, स्पेकुलेशन नहीं करना आपको, फ्रीक्वेंट बाई सेल और सेल नहीं करना। फ्रीक्वेंट मतलब आप जो भी समझो, और अब 2 दिन बाद लगातार करते हो फ्रीक्वेंट होगा, 10 दिन बाद लगातार बाई सेल करते हो फ्रीक्वेंट होगा, 2 महीने 3 महीने बाद सेल करते हो दिक्कत नहीं है आपको, बाई किए 2-3 महीने बाद सेल कर रहे हो, 4 महीने बाद सेल कर रहे हो, दिक्कत नहीं है। लॉ में जो लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपको तोड़ना कैसे है, मोड़ना कैसे है। गवर्नमेंट जॉब आपको प्यारी है नहीं है, कुछ इन वर्स्ट केस कुछ होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, टैकल करोगे, वो अपना खुद से देख लेना। जो लिखा हुआ है मैं क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको जो भी आइडिया लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो आपका रिस्क है, आपका जॉब है, आपका रिवॉर्ड है, आपका वकील होगा और आपका कोर्ट होगा। वहां पे जाके अपना प्रूफ कर देना फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, क्योंकि कोर्ट में ही प्रूफ करना होगा फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट का भी लॉयर रहेगा, आपका भी लॉयर रहेगा, तो फ्रीक्वेंटली का मतलब वहां जाके प्रूफ कर देना क्या होता है। सर जी 2 दिन बाद होता है, 5 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद होता है, बिल्कुल मना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है, एक कमेंट आया था, सर मैं 6 मंथ के बेसिक पे से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत बात। 6 मंथ का टोटल बेसिक पे हो रहा है मान लो आपका 70,000 रुपीज़, आपने 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, आपको गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है इन्वेस्टमेंट क्या किया है नहीं किया है। लेकिन जैसे ही वो 70,000 से ऊपर होगा आपका, मान लो मेरी सैलरी 50,000 रुपीज़ है गवर्नमेंट जॉब में, मेरा एक्सपेंसेस जो है मैं घर के पास रहता हूँ, मेरा 10,000 रुपीज़ मंथ का ही है, मेरा 40,000 बच रहा है, लाइबिलिटी नहीं है, मैं 40,000 रुपीज़ पर मंथ में इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा जैसे ही वो 70,000 से ऊपर मेरा क्रॉस होगा, 6 मंथ बेसिक पे जो भी है 70,000 रुपीज़ उससे ऊपर क्रॉस होगा, तो मुझे गवर्नमेंट को बताना होगा कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है, मेरी मर्जी है मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ। तो जो कमेंट किए हुए थे वो समझ जाएं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो बोले थे कि मैं रिटायर्ड हूं और मैं जान रखा हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सीधा नीड टू इंटीमेट, यहाँ पे हर वर्ड का मतलब समझो, इंटीमेशन देना है आपको गवर्नमेंट को कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस और इस चीज़ में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये आप समझ गए। अब नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो, द सेंट्रल हैज़ इंक्रीज द 26 ईयर ओल्ड मॉनेटरी लिमिट। यहाँ पे उन्होंने बोला था सर जी ये रूल ओल्ड है, ये रूल बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिमिट ऑन डिस्क्लोजर, यहाँ पे देखो डिस्क्लोजर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है,
हर वर्ड का आप मतलब समझो। डिस्क्लोजर मतलब आपको बताना पड़ेगा, लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्लोज करना है आपको ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स बाय एम्प्लॉइज टू 6 मंथ ऑफ देयर बेसिक पे अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड बाय द पर्सनल मिनिस्ट्री। ये डेट कब का है? ये डेट है आपका फरवरी 8 2019 का, ये डेट है आपका, समझ गया? तो ये डेट को आपको जो है ऑर्डर इशू हुआ था। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी है आपका मतलब अगर आप डिस्क्लोज करना है, अगर आपका 6 मंथ से ऊपर बेसिक पे का इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे स्टॉक्स में करो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो, चाहे बॉन्ड्स में करो, सिक्योरिटीज मार्केट में, कुछ में भी करो, आपको 6 मंथ से बेसिक पे का ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई लिमिटेशंस नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये आपकी मर्जी है, आप अपने सैलरी का 50% इन्वेस्ट करो या 80% इन्वेस्ट करो। घर कैसे चलाते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू द अर्लियर रूल, पहले जो रूल था, Group A and Group B officers were to disclose such details if the total transactions of shares, securities, debentures or mutual fund schemes etc exceed 50,000 during the calendar year। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत से कमेंट आए, सर मुझे 50,000 रुपीज़ तक ही जो है इन्वेस्टमेंट करने का अलाउ है। नहीं, अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के एम्प्लॉयज हो और आपका इन्वेस्टमेंट 45K का है तो आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है। अगर आपका 50,000 और 50,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। ये आपका कंपलसरी है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई लिमिटेशंस नहीं है। स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक और कमेंट आया था मुझे, सर द अपर लिमिट वाज 25K फॉर दोज वर्किंग इन ग्रुप सी और ग्रुप डी। बोल रहे सर जी ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 25K का। बिल्कुल गलत, आपको 24K का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जैसे ही आप 25K और 25K से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले इन्वेस्टर्स, तो जो है आपको गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो ध्यान रखना, समझ गए? अब नीचे आता हूँ मैं, जो भी कॉन्सेप्ट है मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आपको जो भी तोड़ना हो, मरोड़ना हो, क्या स्पेकुलेटिव में आता है, नहीं आता है, जॉब आपकी है, रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है, मैं क्लियर हूँ। मेरा काम है बताने का, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपको जो भी समझना हो समझ सकते हो आप। द गवर्नमेंट हैज नाउ decided that all government employees need to send an intimation, हर वर्ड पे आप ध्यान रखना। if total transactions in shares, securities, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, स्कीम्स आर लाइक एक्सीड 6 मंथ बेसिक पे, 6 मंथ बेसिक पे का एक्सीड होता है, आपको सेंड एन इंटीमेशन गवर्नमेंट को करना होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर। उस कैलेंडर ईयर में द मिनिस्ट्री सेड इन द ऑर्डर इशूड ऑन सेक्रेटरीज ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन ट्यूसडे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी है, आप गवर्नमेंट मतलब मान लो स्टेट का भी वही होगा और यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल के अंदर ही आते हैं, सबका जो है वही होने वाला है। अपने एम्प्लॉयर से एक बार अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना, मैं जो लॉ है, रूल है, आपको पूरा क्लियरली कर रहा हूँ। अगर आपका 6 मंथ से ऊपर होता है तो सेंड एंड इंटीमेशन, हर वर्ड पे आप ध्यान दो, आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा विथ ए व्यू टू इनेबल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज टू कीप ए वॉच। यहाँ पे देख लो, इनेबल जिसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज को बोला है टू कीप ए वॉच ओवर सच ट्रांजेक्शंस। मतलब गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अथॉरिटी कौन हो गया, ट्रांजेक्शन करते हो फाइनेंशियल मार्केट में, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और से भी जो है वो नज़र रखी हुई है। अगर कुछ भी होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी होता है, नोटिस आता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने रूल क्यों नहीं फॉलो किया। अगर आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाते हो फिर दिक्कत है आपके जॉब पे। with a view to enable the administrative authorities to keep a watch over such transactions. These details need to be submitted by January 31st of the subsequent year in the performance said। मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट आपका 6 मंथ बेसिक पे से इंक्रीज हो गया, कोई लिमिटेशंस नहीं, आप एक्स अमाउंट भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। आप 90% सेविंग करते हो अपने सैलरी का, 90% भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बशर्ते 6 मंथ बेसिक पे से एक्सीड हो गया तो जो है आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को 31 जनवरी से पहले। जो भी फॉर्म आता होगा वो आपको पता होगा क्या फिल करना होता है, वो उसमें आपको जो है बताना होगा कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है। ट्रेडिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे आओ, मेन रूल स्टार्ट होता है। सर्विस रूल से नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स सेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक्स, शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, शेयर्स, स्टॉक्स, कुछ में भी आप नहीं कर सकते। ये जो आपका रूल है वो रूल वहीं का वहीं है,
इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे लिखा गया इट हैज ऑल्सो बीन एक्सप्लेन इन द सर्विस रूल दैट फ्रीक्वेंट परचेज ऑफ सेल्स और बोथ ऑफ शेयर सिक्योरिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट शैल टू बी डीम्ड स्पेकुलेशंस। अब फ्रीक्वेंट परचेज का मतलब क्या समझ रहे हो आप, वो आप खुद ही समझ लो। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंट परचेज का मतलब क्या समझते हो, 2 दिन बाद सेल करूंगा तो मतलब फ्रीक्वेंट परचेज नहीं हुआ, आपके माइंड में वो है तो वेल एंड गुड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको छुआ तो कोर्ट में जाके बताना होगा आपको फ्रीक्वेंट परचेज का मतलब क्या होता है। वहाँ पे उसका भी लॉयर रहेगा, आपका भी लॉयर रहेगा, समझ रहे हो। तो वो जो लॉ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका। बहुत सवाल आए हैं, सर आप गलत बता रहे हो, ये है वो है, ये अलाउ है वो अलाउ है, जो भी है आप कर सकते हो सर जी, जॉब आपका है। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मुझे ऑथोरिटी नहीं है ट्रेडिंग करने का। मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऑथोरिटी नहीं है ट्रेडिंग करने का। मैं ETF, NPS, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। सर आप वीडियो बनाते हो ट्रेडिंग का, तो वहाँ पे देखा होगा मैंने 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी बाई सेल करता हूँ। 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का लॉस, समझ गए। तो वो भी मुझे ट्रांजेक्शन जो है दिखाना पड़ता है अपने हर 6 महीने के बाद अपने एम्प्लॉयर को, और बताना पड़ता है रीज़न क्यों किया है मैंने, वो मुझे अलाउ है। जबकि मुझे पता है प्राइवेट जॉब में हूँ, अगर उसको पता चल गया, उसके पास सब डिटेल्स है, सीधा जो है मुझे टर्मिनेट करेगा, सीधा जो है टर्मिनेट करेगा। उस कंपनी में मैं लाइफ में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जो है उसके रूल को वायलेट किया हूँ। तो वो चीज़ जो है ध्यान रखना। जब मेरा प्राइवेट जॉब में इतना है, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है उनको ट्रेडिंग करना। सारा डीमैट अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, एक रखना पड़ता है, वो भी आपका HR का अप्रूवल मिलेगा, तब जाके आप स्टॉक बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो मुझे पता है रूल क्या है। बाकी आपको कितना इजी रूल लेना है अपने गवर्नमेंट जॉब पे, जॉब प्यारी है नहीं प्यारी है, तो वो जो है अपने हिसाब से आप एक बार देख लो। यहाँ पे लिख रहा है बट ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स एंड अदर पर्सनल ड्यूली ऑथराइज एंड लाइसेंस, मतलब या तो SEBI से रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस लेके बैठा हो। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट बोला ना आपको, आप सिप मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई बोल रहे थे सर आपको 6 महीने में 2 ट्रांजेक्शन नहीं अलाउ है, बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं लगता। और मुझे मान लो सिप करना है म्यूचुअल फंड में, तो मैं हर महीने करूंगा। मुझे वीकली सिप करना है म्यूचुअल फंड में, हर वीक करूंगा मैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सर जी आपको। बस आप 6 महीने से ऊपर बेसिक पे का इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, गवर्नमेंट का आपको बताना पड़ेगा। द मूव टू रिवाइज द मॉनेटरी लिमिट हैज बीन नेसेसिटी आफ्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी हाइक, जो भी हुआ है इसके हिसाब से पहले इसने इंक्रीज कर दिया है। द लेटेस्ट डिस्क्लोजर विल बी एडिशनल टू द ऑलरेडी नीड टू बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल सिविल सर्विसेज और CSS कोड 1964। ये जो आपका है 1964 वाला सेंट्रल सिविल कोड, यही है आपका। सो इसमें लिखा गया है इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सिंस शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स ETC आर ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको आप मूव करवा सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ रूल 18(3) ऑफ CSS कोड ऑफ रूल 1964। इफ एन इंडिविजुअल transaction exceeds the limit prescribed in it, the intimation to the prescribed authority would be the necessity the directive said। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन एक्सीड करता है, जो भी इसका लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको इतना ही करना है। अगर आप उस ट्रांजेक्शन लिमिट, जो भी 6 मंथ का बेसिक पे है आपका, उससे एक्सीड करते हो, तो यहाँ पे हर वर्ड पे आप ध्यान रखो, इंटीमेशन बोल रहा है टू द प्रिस्क्राइब्ड ऑथोरिटी, जो भी आपका ऑथोरिटी है, जो गवर्नमेंट का ऑथोरिटी है, जिसको बोला गया है कि आप ट्रांजेक्शन ऊपर करते हो तो आपको दिखाना है, उसको बता दो कि भाई साहब मेरा 6 महीने का जो है बेसिक पे है 1 लाख रुपीज़, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, सेविंग्स किया अपने सैलरी का 80%, लाइबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो मैंने जो है 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब दिक्कत नहीं होगी आपको, कंपलसरी नहीं है कि आपको 99,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, 4 लाख का भी कर सकते हो, बस बता देना उसको। यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द रूल गवर्नमेंट सर्वेंट्स नीड टू रिपोर्ट एनी ट्रांजेक्शंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सा हो गया यहाँ पे दोस्तों, जो बताया गया है सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, ETC, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, अकॉर्डिंग टू द रूल गवर्नमेंट सर्वेंट्स नीड टू रिपोर्ट एनी ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आइदर इन देयर ओन नेम or in the name of the member of their family if the value of the property exceed 2 months of the basic pay। जो भी आपका मोबाइल प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप अपने नाम पे करते हो या फिर अपने फैमिली के नाम पे करते हो, इसका भी मैं सवाल आया था, मैं बताऊंगा, तो आपको जो है रिपोर्ट करना होगा। अगर आपका 2 मंथ का बेसिक पे से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको रिपोर्ट करना होगा अपने ऑथोरिटी को। फिर भी बोल रहा हूँ मैं, मना नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है बस। दिस नीड टू बी डन विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट को आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके 1 मंथ में। मैं फिर से बोलता हूँ, करता कोई नहीं है, पकड़े जो है बहुत कम जाते हैं, लेकिन रूल आपका ये है, ये रूल आपको फॉलो करना होगा। अब सवाल आता है, सर मेरे फादर जो है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है। अगर अर्निंग नहीं है तो पैसा पापा का आ रहा है आपको, तो पापा का पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पापा जॉब में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है आपके, ट्रेडिंग में आपका खुद का डिसीजन है। बस ये बोलना कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने अकाउंट में, पापा को बोलना कि दिखा देने के लिए बस
कि ये जो है क्या बोलते हैं मेरे डॉटर के नाम पे या मेरे सन के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है और वो लर्निंग के लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि आपका 10 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ITR आपका है नहीं, मतलब ये जो है वर्कआउट नहीं करेगा। 1 लाख 2 लाख 50,000 से आप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो सीखने के लिए। पहला ये हो गया। दूसरा, PSUs कंपनी एम्प्लॉय कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब वो डिपेंड करता है दोस्तों। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, फाइनेंस फील्ड में हूँ, तब भी जो है मैं नहीं कर सकता। सर IT वाले कैसे करते हैं? मैं फिर से बोलता हूँ, IT वाले को काम क्या होता है, चाहे वो सुबह 12 बजे उठ के काम करें अपना या रात को 2 बजे तक काम करें, उनका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। उनका जो है उस दिन के लिए वो काम उनको कंप्लीट करना है, उसके पैसे मिलते हैं। उनका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है IT वालों का या प्राइवेट जॉब वालों का कि आपको 9 AM से लेके 5 PM तक ही काम करना है। वो 5 PM से भी स्टार्ट करेंगे, सुबह 4 AM तक काम करेंगे। उनका मेन मोटिव है काम कंप्लीट करना, तो इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनका दिक्कत नहीं होता। फाइनेंस वाले जैसे मैं हूँ, बैंक वाले हो गए, चाहे म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, उनको अलाउ नहीं होता। मुझे अलाउ नहीं है, शायद आपको भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपका मेन जो है वर्किंग आवर 9 AM से लेके 5 PM तक है और इक्विटी मार्केट वहीं ओपन होता है, तो वो ध्यान रखना। कोई सवाल आता है, सर क्या मैं छुट्टी लेके कर सकता हूँ क्या? नहीं सर जी, आपको सीधा लिखा गया है स्पेकुलेशन अलाउ नहीं है। सर क्या मैं वर्किंग आवर के बाद कर सकता हूँ क्या? नहीं सर जी, स्पेकुलेशन अलाउ आपको नहीं है, रूल मैंने पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया है। सर क्या मैं AM ऑर्डर लगा सकता हूँ क्या जॉब पे जाने से पहले? नहीं सर जी, आप AM ऑर्डर लगाओगे आपका माइंड वहीं रहने वाला है, समझ गए? तो कि मैं बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने वर्क पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। ये भी चीज़ ध्यान रख लेना। एक सवाल आया था, सर रिटायर्ड एम्प्लॉय कर सकते नहीं कर सकते? रिटायर्ड एम्प्लॉय कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग करो, ट्रांजेक्शन करो, F&O करो, कुछ भी करो, आपको सर जी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब PSUs वाले मैंने बोल रखा है, PSUs वाला अपने एम्प्लॉयर से पूछ ले क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। गवर्नमेंट जॉब में जैसे मुझे लगता है आपको अलाउ, कोई भी जॉब में अलाउ नहीं करेगा ट्रेडिंग में क्या होता है, स्पेकुलेशन में एक्टिवली माइंड वहाँ पे लगता है, तो अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो कोई आपको वर्किंग कहीं भी करते हो ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता, वो अपने एम्प्लॉयर से पूछ लेना। मैंने जो है दोस्तों आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्लियरली। बाकी आपको क्या है, F&O नॉन स्पेकुलेटिव है, इंट्राडे स्पेकुलेटिव है, क्या माइंड लगाना है नहीं लगाना है, जो कमेंट आते हैं मुझे उसका कोई केयर नहीं करना। जॉब आपका है, रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है, मैंने बता दिया है। कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कितने नंबर ऑफ अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बशर्ते आप जो है ऑथोरिटी को अपडेट कर देना मैंने इन्वेस्टमेंट इतना किया हुआ है। दोस्तों एक और सवाल मुझे आता है, सर क्या मैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन रख सकता हूं? बिल्कुल रखो सर जी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप लॉन्ग टर्म उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो क्लोज नहीं करना उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ट्रेडिंग मत करो, बाकी सब कुछ जो है सही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लो। और कुछ भी सवाल हो कमेंट कर दो, और कुछ मुझे नया सवाल मिलता है तो मैं उसका नया वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।